फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को समझ रहे थे और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अंडरस्टैंडिंग को हमारी काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है और ये टूल कहलाता है बोडे प्लॉट। तो हम इसके अंदर बेसिकली बोडे प्लॉट को देखेंगे। So let's start with some examples. सबसे पहले हम देखते हैं जी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन आरसी सर्किट। व्हाट इज एन आरसी सर्किट? अगर मैं आपको एक आरसी सर्किट बनाऊं तो एक सिंपल सी चीज़ है। इट इज सिंपली दिस सर्किट, द कैपेसिटर, द रेजिस्टर, this is the output voltage and this is the input voltage। तो अब इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान क्या रेशियो होगा ये हम निकाल सकते हैं। याद रखें कि इसके लिए हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग आइदर केवीएल और केसीएल और वोल्टेज डिवाइडर, इस तरह की सर्किट एनालिसिस करनी है। तो अब हम कैपेसिटर को एक रिएक्टेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्टेंस एक्सी के अराउंड जो वोल्टेज है वो माइनस जे एक्सी ओवर आर माइनस जे एक्सी टाइम्स। इसका मतलब ये है कि आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू माइनस जे ओवर ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर माइनस जे ओवर ओमेगा सी। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लें तो हमें नज़र आएगा कि डेट इज इक्वल्स टू माइनस जे अपॉन ओमेगा आर सी माइनस जे। सो रैशनलाइज करना है, लेट्स डू इट। ओमेगा आर सी प्लस जे ओवर, better still, why not we just eliminate this j? So what we can do is we multiply and divide with j, so that would be j square minus 1 and minus into minus is plus 1. This would be 1 plus j omega rc. So v out upon vn is found out to be v out upon vn is equals to 1 upon 1 plus j omega rc। ये होगा और इसका मतलब नजर आ रहा है हमें कि आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, बिकॉज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस हियर, आई एम सॉरी द कॉम्प्लेक्स फंक्शन हियर। तो वी आउट जो होगा 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी टाइम्स वी एन है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वी आउट अपॉन वी एन का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे डेट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल कैसे निकाला जाएगा? अगर हम एंगल की बात करते हैं वी आउट अपॉन वी एन, तो डैट वुड बी इक्वल टू, अब ऊपर का जो एंगल है डैट इज जीरो, तो ये होगा 0 डिग्री, और नीचे का जो एंगल है वो अगर आप देखें तो डैट इज गोइंग टू बी माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा आर सी। तो अगर आप इस लिहाज से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा आर सी। ये एंगल होगा वी आउट अपॉन वी एन। यूजुअली जो हम इसको लिखते हैं वो हम इसे लिखते हैं एच ऑफ एस, बिकॉज इज द ट्रांसफर फंक्शन। सो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ एस की बात करते हैं तो इसका मतलब है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल ऑफ एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा आर सी। अच्छा, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड हम एंगल को इस वक्त नहीं देखेंगे, हम फेज की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एच ऑफ एस यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सर्किट के आउटपुट पे कितना वोल्टेज आएगा वो डिपेंड करता है कि इनपुट वोल्टेज कितना है और इसकी रिएक्टेंसेस वगैरह। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है, यानी कि आउटपुट इनपुट का कितना परसेंट होगा, कितना पोर्शन होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी।
कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, अगर ये नंबर चेंज हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। सो इट मींस दैट द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, द ट्रांसफर फंक्शन हेंस इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं भाई कि इसकी शक्ल कैसी होगी, ये किस तरह से कितना चेंज होगा, तो आपको क्या नजर आएगा। ये वो चीज़ है जो कि हम समझना चाहते हैं। अच्छा, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है, डेफिनेटली विद मैटलैब और सम अदर सच मैथमेटिकल टूल्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैंड बेस्ड कैलकुलेशन करना चाहें तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मेथड। तो इसके लिए फिर हम कुछ एक्सप्रोक्सीमेशंस करते हैं और उसके ऊपर वैल्यूज देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूछता हूँ कि लेट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। अगर ओमेगा 0 होगा तो एच ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी। अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि एच ऑफ एस जो होगा वो बराबर हो जाएगा, आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कीजिए, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 यानी आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। अगर आपने डीसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 मींस डीसी। तो अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई किया तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। कॉन्सेप्चुअली भी सेंस बनता है, कैपेसिटर इज ओपन सर्किट, व्हाटएवर इज द इनपुट विल बी दैट द आउटपुट, hence h of s is equals to 1, which makes good sense। अगर हम ये कहें कि एट ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे तो फिर क्या होगा, इन्फिनिटी का मतलब है दिस होल टर्म डिनोमिनेटर विल बिकम इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0, एच ऑफ एस जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट पर देखते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर सी, यानी कि जो आर सी का प्रोडक्ट है उसके रेसिप्रोकल के बराबर वैल्यू हो ओमेगा की। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें तो क्या होगा, तो फिर हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर सी, तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा और एच ऑफ एस किसके बराबर आएगा, तो एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 which is equals to 1 over under root 2, or we can say that this is the 0.7071। मींस कि आउटपुट का जो वोल्टेज होगा वो इनपुट के वोल्टेज का तकरीबन 70% होगा। तो हमें नजर ये आ रहा है कि एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 होता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ के 0 से 1 ओवर आर सी तक हो। तो हमें नजर ये आता है कि भाई आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो कम होकर 70% है। ये तो हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर सी, और उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो 0.7071 आ रही है। दिस इज अ वेरी स्पेशल फ्रीक्वेंसी एंड लेट्स कॉल इट ओमेगा नॉट। अगर मैं ये कहूँ कि द फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, कितना, I say at omega is equals to 10 times omega naught. So this is a quite big frequency. अगर इस तरह है तो हम कह सकते हैं कि h of s is approximately equals to 1 upon omega rc. Why? Because 1 is almost negligible. Under root omega square r square c square होगा तो 1 over omega rc बच जाएगा। ठीक है ना। एट एच एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ओमेगा नॉट, हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब अगर मैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ओमेगा नॉट वाली वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या होगा कि एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0.1, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0.1। अच्छा, अब हम कहते हैं एक चीज जो कि कॉन्सेप्ट होता है डेसिबल का। और डेसिबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इफ वी वांट टू सी h of s in decibel then it is actually 20 log h of s whatever is the magnitude। अच्छा, here many people get confused, कहते हैं कि 20 log था कि 10 log था। so देखिए it depends कि either we are talking about the voltage or are we talking about the power। actually it is the ratio between the powers। तो since h of s जो है वो voltage है, तो अगर voltage होगा तो फिर हम 20 यूज करते हैं। ठीक है, और अगर पावर होता है तो हम 10 करते हैं। एक्चुअली द फॉर्मूला इज फॉर पावर कि power in dB is equals to 10 log whatever is the value of the power magnitude।
बट अगर आप यहाँ पर देखें तो यू नो कि P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, और R is the normalization resistance. Let's say for P1 it is equals to V1 square over R. For P2 it's going to be V2 square over R. तो P1 over P2 किसके बराबर हो जाएगा? That's going to be V1 over V2 the whole square. और अब अगर हम इसके लिए बात करें कि P in dB, तो P in dB के लिए क्या हो जाएगा? That's going to be 10 log V1 over V2 का square, which you know is actually 20 log V1 over V2. So this gives you an idea कि भाई जो कहानी असल में है that is between, you see, अगर वोल्टेज वाले टर्म्स होंगी तो आपको 20 log का फैक्टर यूज करना है. Anyway, so here we get it कि h of s dB is equals to 20 log h of s. तो अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगी? Let's see. Then we can say that h of s in dB is equals to, जो हमने काम किया था तो वो हो जाएगा 20 log 0.1. log 0.1 is -1, so it is going to be minus 20 dB. So minus 20 dB होगा कब? At omega is equals to 10 times omega naught. अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि at ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ओमेगा नॉट है, आप चेक कर लीजिए तो ये आ जाएगा -40 dB. सो इसी तरीके से अगर आप 1000 ओमेगा नॉट पे करेंगे तो -60 dB आएगा. तो अब हमारे सामने अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो आई एम गेटिंग सर्टेन पॉइंट्स, तो हम अगर यहाँ पर इसका प्लॉट देखें, यहाँ पे देखते हैं इसके वो पॉइंट जो कि हमें पता है. तो हमें पता है कि एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0.1, 20 लॉग के ऊपर अगर पता है तो दैट इज -20 dB. और उसके अलावा जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो है तो हमने देखा था कि वो 1 है, और अगर आप उसे डीबी स्केल में 1 को देखें तो डीबी स्केल में 1 जो होता है वो 0 से इज, लेट्स से दिस इज 0 dB. तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ दिस इज ओमेगा नॉट. तो ओमेगा नॉट पे जो वैल्यू है वो है -3 dB. और लेट्स से आई डेजिग्नेट दिस एज 10 ओमेगा नॉट, एंड ये लोगरिथमिक स्केल है बाय द वे. अगर ये 10 है तो ये 100 ओमेगा नॉट है. सो अगर यहाँ पर है तो दिस इज वेरी क्लोज टू -3 dB. यहाँ पर जब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि दिस इज -10 dB and this is going to be, -10 लिख दिया मैंने, -20 dB होगा. This would be -40 dB. So this is -40 and this is going to be -20 dB. So कहीं जीरो से आया और ये कुछ ऐसे करके हमारे पास प्लॉट बनेगा, ये यहाँ से नीचे करके. तो अगर मैं ऐसे अप्रोक्सीमेट करूँ तो आई कैन अप्रोक्सीमेट इट somewhat डिफरेंटली. और हम ये कर सकते हैं कि हम ये कहते हैं ओमेगा नॉट तक जो है ना, लेट्स कॉल इट दिस इज 0 लाइक दिस, और इसके बाद जो लाइन है वो इस तरह से जा रही है, और इस लाइन का जो स्लोप है दिस इज इक्वल्स टू -20 dB per decade. दिस इज -20 dB per decade. और ये जो जीरो है ना डेट इज वेरी क्लोज टू -3. तो हम ये समझते हैं कि ये जो आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में आपने जैसे ही कोई सिग्नल भेजा जिसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है तो उसके ऊपर आउटपुट जो मिलेगा वो आपको इनफैक्ट इनपुट से कम मिलेगा. और अगर आपने फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट तक की सेंड कर दी तो जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट से 70%
रह जाएगा, यानी 30% जो होगा वो ज़ाया हो रहा होगा और आपको सिर्फ 70% मिल रहा होगा। तो कितने परसेंट तक मिले जिसे आप अपने लिए एक्सेप्टेबल समझेंगे? तो जो कॉमन डेफिनेशन है वो ये कि इवन इफ यू आर गेटिंग 70% आउटपुट तो दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर अस। और ये मैं बता दूं कि 70% आउटपुट का मतलब ये होता है कि एक्चुअली वी विल बी गेटिंग हाफ ऑफ द पावर। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट p इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r। तो लेट्स से कि v डैश जो हमें मिल रहा है वो v ओवर अंडर रूट टू है, दैट्स 70%। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो p डैश होगा इस सूरत में वो हो जाएगा v स्क्वायर ओवर r इंटू टू, यानी कि तो इस पॉइंट को इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज द हाफ पावर बैंडविड्थ। सो अगर सिग्नल आपने अप्लाई किया इस सर्किट पे, आरसी सर्किट के ऊपर, और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम है तो आपको जो आउटपुट मिल रहा होगा उसमें जितनी पावर होगी वो इनपुट के मुकाबले में हाफ से तो ज़्यादा होगी। और अगर 50% से भी कम पावर मिल रही है तो हम कह रहे हैं कि यानी कि आप समझ लीजिए हमें कोई कंसिडरेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये कहलाती है सर्किट की बैंडविड्थ। सो अगर हमारे पास ये सर्किट मौजूद है, आई एम ड्राइंग इट ऑन दिस स्लाइड वंस अगेन। So what will happen is कि if we apply an input Vi here and we are getting an output V out over here, तो ये क्या करेगा कि आपके पास अगर इसकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओमेगा नॉट से ज़्यादा होगी तो वो आउटपुट पर नहीं जाएगी, ओमेगा नॉट से कम जो होगी वो यहाँ चली जाएगी। सो व्हाट कुड हैपन विद दिस सर्किट? अगर आप देखें तो इसका मतलब है हायर फ्रीक्वेंसीज जो है वो सप्रेस हो रही हैं और लोअर फ्रीक्वेंसीज को जाने दे रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लो पास सर्किट। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेट से अगर मैं यहाँ से एक सिग्नल भेज रहा हूँ, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पल्स भेज रहा हूँ, मुझे इसके आउटपुट पे क्या मिलेगा? ठीक है, आइडियली स्पीकिंग मुझे इसके आउटपुट पर ये मिलेगा, साइन वेव। ये कैसे होगा भला? रेक्टेंगुलर पल्स है, याद कीजिए फोरियर सीरीज, इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर बहुत सारी साइन वेव्स मौजूद हैं। तो लेट से कि अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है f, दैट इज लेस देन f नॉट, ठीक है ना, और स्लाइटली लेस देन एफ। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड हार्मोनिक वगैरह हैं, सब आगे होंगी, वो सप्रेस हो जाएंगी एंड वी विल गेट अ साइन वेव एट द आउटपुट। तो इसका मतलब ये है लो पास फिल्टर आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज को निकालने के काम आता है। तो वही वाली बात जैसे पिछले वाले हमने लेक्चर में देखी थी कि हमें अपने सर्किट को किसी एक बैंड के अंदर रखना है, तो वो कैसे होगा? सच अ सर्किट कैन बी यूज्ड टू कीप द सिग्नल विद इन द फ्रीक्वेंसी लिमिट्स। ठीक है जी, तो ये हमने इससे देखा है। अच्छा, मजीद ये है, अगर आप इसमें देखें कि ये जो हमने सर्किट बनाया है इसके लिए जो इक्वेशन थी सर्किट की वो क्या थी? डेट वाज एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू, बेटर स्टिल वी शुड से एच ऑफ जे ओमेगा, बिकॉज हम वहाँ पे जे ओमेगा यूज करते हैं। एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा। इससे हमें नज़र ये आया कि इसका जो ग्राफ बना है वो इस तरीके से बना है। और अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपको जो आइडिया है ये बोडे प्लॉट देता है। तो बोडे प्लॉट आपको बताता है कि अगर एक टर्म डिनोमिनेटर में मौजूद है इस तरीके से तो व्हाट वुड इट डू? इट विल एक्चुअली क्रिएट अ पोल, और उसकी वजह से जो सिग्नल है वो नीचे आएगा। वो नीचे आएगा किस स्पीड से जी? वो -20 dB पर डेकेड से एक ये जो पोल क्रिएट होगा उससे वैल्यू नीचे आएगी। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन होती है और ये इसका इस तरीके से बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने से पहले देखी थी, यानी कि इट वाज अ सर्किट लाइक दिस। सो से ये है R1 C1, और हमें अब पता है कि इसका जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी, दिस इज Vi and this is V naught, लेट्स से मैं से लेता हूँ V naught 1, तो V naught 1 ओवर Vi ये बराबर होगा 1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा R1 C1। मैं ये कहता हूँ कि
Let's say I have another circuit such that it has R2 C2। तो अब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा, and say I call it Vi dash and V naught dash। तो we know this कि V naught dash over Vi dash is equals to 1 upon 1 plus j omega R2 C2। ऑलराइट, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, हमें इसका अंदाजा है, हमें इसका पता है किस तरीके से आए ये कर लिया। अगर हम इन दोनों को कैस्केड कर देते हैं, मींस इफ दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन, तो इसका मतलब ये है अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वी नॉट डैश ओवर वी आई ये किसके बराबर होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा R1 C1। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो डॉट 1 ओवर 1 प्लस जे ओमेगा R2 C2। जो वी नॉट ओवर वी आई है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसको हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, वैसे ही हमने देखा है इसके बराबर होगा। तो अब बोडे प्लॉट पे क्या कहानी होगी, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस, दैट वी कैन सी। अच्छा, अब आपने ये देखा था कि अगर हम 1 प्लस जे ओमेगा R1 C1 के लिए बात करते हैं तो उसका ग्राफ क्या होगा, हमें अंदाजा हुआ कि इट शुड बी लाइक दिस इज फॉर 1 over R1 C1 omega which is omega not for this h of s। एंड सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं, कहना चाहिए कि 1 प्लस जे ओमेगा R2 C2 के लिए, तो उसका ग्राफ ये होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन R2 C2। And you know this is going to be 0 dB and this is going to be 0 dB and so on and so forth। Now we make a certain assumption, वो ये है कि देखिए जब ये सर्किट है, अगर मैंने ये किया और मैंने दोनों को सिंपली कैस्केड कर दिया, तो हम ये assume कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से इम्पीडेंस देखते हैं इस डायरेक्शन में Zn, तो इट इज क्वाइट ग्रेटर। तो यहाँ पे जो Zn नजर आ रहा है, दैट शुड बी मोर देन द रिएक्टेंस ऑफ द C1। होगा ये कि ये पूरी चीज फिर ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन सर्किट नजर आएगी इसके साथ। तो फिर जब ये इधर रेजिस्टेंस इम्पीडेंस इस जगह पे ज्यादा है, इस जगह पर जब इम्पीडेंस ज्यादा होगी तो हम इसको एज एन ओपन सर्किट समझ सकते हैं इसके लिए। तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो वही 1 प्लस जे ओमेगा R1 C1 हो सकता है। सिमिलरली इसके लिए जो होगा 1 प्लस जे ओमेगा R2 C2। तो जो ये कह रहे हैं कि इसकी इम्पीडेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि R2 और C2 की वैल्यू ज्यादा है। सो व्हेन R2 एंड C2 आर बिग इनफ, तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 ओवर R2 C2 जो होगी, दिस इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन 1 ओवर R1 C1। अच्छा, अब हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये करते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ये फर्ज करते हैं, अगर आप ये देख लीजिए तो यहाँ पे आपको दो पोल्स नजर आ रहे हैं, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है 1 over R2 C2 और दूसरी जो है 1 over R1 C1। So since R2 C2 has a bigger value, which means 1 over R2 C2 is going to have a smaller value। तो हम ये समझते हैं कि भाई 1 over R2 C2 जो होगा 1 over R2 C2 is quite smaller than 1 over R1 C1। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसको जो हम कह सकते हैं, भी कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट 2 इज क्वाइट लेस देन ओमेगा नॉट 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ओमेगा नॉट 2 की, लेट से हम बात करते हैं, तो उस मौके पे अगर आप देखें से दिस इज ओमेगा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओमेगा नॉट विच इज कहना चाहिए कि वेरी वेरी
ओमेगा नॉट 2 जो है वो ओमेगा नॉट 1 से बहुत कम है। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू ओमेगा नॉट 2 रखते हैं तो इसका मतलब ये जो फैक्टर आएगा ये इतना छोटा होगा, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो लेट्स से दिस इज ओमेगा नॉट 2 and say this is omega naught 1। तो at this frequency omega naught 2 अगर आप यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखते हैं जो कि बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये है पूरा इमेजिनरी पार्ट जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा and hence this thing would be reduced to approximately 1, इसका कोई impact नहीं होगा। At omega is equals to omega naught 2 यानी 1 over R2 C2, हमें पता है कि भाई इसकी वजह से जो चीज़ आएगी वो हमारे पास and this would be a point of interest जो कि यहाँ है। तो इससे पीछे पीछे इन दोनों में से किसी का भी कोई असर नहीं होगा एट ओमेगा फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा नॉट 2। अगर आप देखें तो इसका जो आंसर आएगा ये ओमेगा R2 C2 का वो नेग्लिजिबल है, ओमेगा R1 C1 का भी नेग्लिजिबल है। तो आपके पास एक 0 dB रिस्पॉन्स है। और इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वही -20 dB पर डेकेड। What would happen at omega naught 2? तो सॉरी ओमेगा नॉट 1, तो एट ओमेगा नॉट 1 अब इसकी वजह से तो -20 dB पर डेकेड का है ही रिस्पॉन्स। अब ये भी ऑन हो रहा है तो फिर ये क्या करेगा, इससे ऑनवर्ड्स आपको -20 dB का जो स्लोप है दूसरा फैक्टर भी देगा। तो इसका मतलब है दिस वुड हैव अ स्लोप ऑफ -20 dB पर डेकेड, और उसके बाद जो लाइन है और तेजी से नीचे जाएगी एंड दिस वुड शो यू रिस्पॉन्स ऑफ -40 dB पर डेकेड। अब आगे इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि भाई इफ यू हैव सच कैस्केडेड सेक्शंस तो उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं हम ये अगर पता कर लें कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कौन सी फ्रीक्वेंसी कम है एंड उनके दरमियान काफ़ी फासला हो, तो वी कैन अप्रोक्सीमेटली सी कि वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उनका बिहेवियर कैसे होगा जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो जो फैक्टर पहले ऑन होगा, जो पोल पहले करेगा इम्पैक्ट, उसकी वजह से -20 dB, दूसरी की वजह से एक और -20 dB, ऑल टुगेदर -40 dB एंड सो ऑन। सो ये हम देख रहे हैं कि एक लो पास सर्किट का बोडे प्लॉट किस तरीके से होता है, राइट।